डेट डाल देना आज की और ओके। लास्ट पार्ट चल रहा है इसका। हो तो जाता है उसी दिन, थोड़ा बच्चा पढ़ लिया है तो थोड़ा सा है तो मेरा बुक प्लीज है, चेक की हो रही होगी शायद, ये बात है तो इतना बुक की वैसे देखने वाला विषय है। बाकी सीधा टेस्ट मत कवर था बायोटेक का सेकंड वाले दिन, तो कोई सी मैडम चल नहीं। हाँ पढ़ कर आ जाना, आ जाना कभी। मैडम एग्जाम है यार आ जाए। मैम कल एग्जाम है, मैम कौन सा? बीएससी। अच्छा बीएससी भी कर रही हूँ आप? देख लिया इन्होंने मुझे, मैम आ गई। फिर भी नहीं आए, फिर भी नहीं आए अब तक। देखेंगे अब, एंजाइम्स देखेंगे लास्ट वाला, ये थोड़ा सा ना थियोरेटिकल पोर्शन है, तो बच्चे ना इसको स्किप कर देते हैं या इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, वो कौन सी रिएक्शंस है? तीनों लड़कियां नहीं आई थी परसों। हाँ, तो तब थोड़ा सा ये बता दिया था, बाकी सिलेबस में नहीं है मेटाबॉलिक वाली चीजें। हाँ भैया आप थे ना आप? तो सही बताया है इन्होंने। क्या क्या नियम है आपके? हिमांशु। तो जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं बॉडी के अंदर, वो क्या है सर, किस में आती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आती है। और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? ये बताएगा लड़का। हम्म, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। तो जितने भी उस उन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या पार्ट ले रहे हैं, वो सब क्या है? एंजाइम्स ही तो है। सभी एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स हैं, सिवाय एक के जिसका नाम है राइबोजाइम, जिसका नाम है राइबोजाइम। तो थोड़ा सा ना इसका स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़नी है, बस इसको ध्यान से पढ़ेंगे। देखो अब, सारे एंजाइम ज्यादातर क्या है? प्रोटीन्स हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? राइजोजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइजोजाइम इस तरीके से क्या हो गया? है, है तो क्या आपका एंजाइम है, क्योंकि जाइम लग रहा है तो क्या आपका एंजाइम, यानी कि एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? क्लियर है बात? और ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यहाँ से स्टेटमेंट का एजर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट दिस, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। One can depict an enzyme by a line diagram. An enzyme, like any protein, has a primary structure. हमने प्रोटीन के क्या देखे थे? प्राइमरी स्ट्रक्चर देखे थे। पता नहीं आपने वो वाली क्लास अटेंड की थी नहीं की थी? तो उसमें हम क्या देख लेते हैं। अच्छा, तो प्राइम सबने पढ़ रखा है बेसिकली। प्राइमरी स्ट्रक्चर था हमारा, और वो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का या एंजाइम का कैसा था? भाई प्रोटीन किससे बने हुए हैं? अमीनो एसिड्स से बने हुए हैं। अमीनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था आपने? क्या बताया था? CO ग्रुप होता है, उसमें एक कार्बन ले लेते हैं, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसको पूरी करनी होती है, और उसमें हमने कैसे उसको पूरी की? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप था और एक अमीनो ग्रुप था। बाकी आप दोनों चीजों में जो 2 वैलेंसी बची है, उसमें आप कुछ भी शफलिंग या क्या कर सकते हैं? एडिटिंग कर सकते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसमें एक कार्बोक्सिलिक, मिनिमम एक अमीनो ग्रुप होगा ही होगा। सभी, कोई भी एंजाइम प्राइमरी स्ट्रक्चर रखता हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखता हो, या फिर कैसे स्ट्रक्चर रखता हो, टर्शरी स्ट्रक्चर रखता हो, तो सारे एंजाइम कोई ना कोई स्ट्रक्चर जरूर रखेंगे। बस नहीं है स्टूडेंट, चलेगा आप सब?
क्यों गए हैं? पार्टी पार्टी में गए? कौन सी पार्टी? पार्टी किसका बर्थडे? किसका है बर्थडे? आप में से है क्या किसी का? बात है। बर्थडे मनाना तो बताओ भाई तीन के बाद ये तो टीचर मान सीना बना लिया क्या यस ये फायदा दो के लीवर सीधा सही है जाओ ना नहीं चले ये टेस्ट था आज बायो का, मैंने बताया हुआ था, इस वजह से गए हैं। मतलब कोई भी आप कुछ भी बताए नहीं। अब मैं किसी भी दिन बिना बताए ले लूंगी। बड़े अच्छे बच्चे हैं, कमाल हो गए। चलो खैर, जब भी हम टर्शरी वाला देखते हैं, स्ट्रक्चर ध्यान से सुनेंगे, ये सब चीजें हमने पढ़ रखी हैं, ध्यान से सुनेंगे, एंजाइम्स पढ़ रहे हैं। When you look at a tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein chain folds upon itself, the chain crisscrosses itself, and hence many crevices or pockets are made. One such pocket is the active site. कोई भी एक पॉकेट क्या हो जाएगी? अब एक्टिव साइट होगी। अभी तक यहाँ जितनी मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं वो हमने पढ़ रखी हैं, सबको समझ में आ गई हैं। जब हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तब पढ़ी थी हमने ये वाली लाइंस, ठीक है। अब जो नई वाली है ना, ये एक्टिव साइट से है। तो यहाँ पर एक पॉकेट कैसे आपको नजर आएगी या फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसको एक्टिव साइट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और कोई भी एक्टिव साइट एंजाइम का होता है तो वो कैसी पॉकेट होती है? जिसमें आपका कोई सबस्ट्रेट फिल हो जाए। इसको आप कैसे देखेंगे? इसको आप लॉक एंड की हाइपोथेसिस से देखेंगे। कैसे देखेंगे इसको? लॉक एंड की हाइपोथेसिस से देखेंगे। ये क्या है? थ्योरी है एक। कैसी थ्योरी है? ताले और चाबी की थ्योरी है, जिसमें कोई भी अगर हम लॉक लेते हैं तो उसकी पर्टिकुलर क्या होती है? चाबी होती है, की होती है, तो सब जानते हैं। ऐसे ही कोई भी पर्टिकुलर क्या होगा? एंजाइम होगा। सपोज करो एक एंजाइम बना देते हैं हम, ऐसे बना देते हैं कोई भी हम एंजाइम, तो इसकी चाबी कैसी होगी? इसकी चाबी कुछ इस तरीके से होगी, जो इसमें क्या हो जाएगी? फिट हो जाएगी। हो जाएगी फिट। तो ये क्या है? एंजाइम है, और एंजाइम के ऊपर कोई ना कोई क्या होगी? एक्टिव साइट होगी। क्या होगी? और इसमें जब ये क्या कर देंगे, हम इसको लगा देंगे, क्या है ये? की की तरह है। तो की की तरह हमेशा कौन बिहेव करता है? सबस्ट्रेट। कौन करता है? सबस्ट्रेट। तो ये क्या बना देगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन प्रोडक्ट बनाने से पहले एक बीच की कंडीशन आएगी। कौन सी? ज्यादा बन गए? बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा ये। और इसको क्या भी बोलेंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या भी बोलेंगे इसको? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर है इतना? अच्छे से क्लियर है इतना? देखेंगे अब आगे की लाइन। Thus enzymes through their active site catalyze reactions at a higher rate. Enzyme catalysis differ from inorganic catalyst in many ways. अब यहाँ पर जो भी कोई पर्टिकुलर एंजाइम यूज होगा उसके लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट यूज होगा। कैटलिस्ट बार बार आया है यहाँ पर, तो कैटलिस्ट का मतलब क्या है? क्या होता है कैटलिस्ट का मतलब? रिएक्शन करा, जो भी रिएक्शन का रेट क्या कर देता है? हल्का या फिर फास्ट कर देता है। ज्यादातर कैटलिस्ट किस लिए यूज किए जाते हैं? रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए। रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए वो क्या कहलाएंगे? हम जिनको यूज करेंगे कैटलिस्ट। क्या कहलाएंगे? ये याद होना चाहिए अच्छे से। क्या कहलाएंगे उसको? सबको पता चल गया? कैटलिस्ट बताओ साकिब क्या होता है? कोई नहीं बोलेगा, साकिब बताएगा। व्हाट इज कैटलिस्ट? चाहे तो आप फंक्शन कह दो उसका, चाहे आप क्या कह दो उसका, डेफिनेशन कह दो, एक ही है। क्या है लेकिन बुक में नहीं मिलेगा।
अभी तो बताया, क्या पढ़ रहे थे बुक से? इसके बारे में पढ़। हाँ, कैटलिस्ट क्या होगा कैटलिस्ट? किसी भी रिएक्शन को स्लो या फास्ट कर देगा। क्या कर देगा? स्लो या फास्ट कर देगा। ज्यादातर कैटलिस्ट हम रिएक्शन को फास्ट करने में क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं इसको, कैटलिस्ट को, रेट ऑफ रिएक्शन को हाई करने में या स्लो करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है? वही तो बताया बस। अब देखो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, अब इन्होंने क्या बात कही है, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात की है, यानी कि ऐसे कैटलिस्ट जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, वो एफिशिएंटली वर्क किस कंडीशंस में करेंगे वो बताया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, थियोरेटिकल वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे लास्ट तक, तो ध्यान से सुनेंगे और एनसीईआरटी की लाइंस अच्छे से पढ़नी है। क्या करनी है? अच्छे से पढ़नी है। और कल पढ़कर आएंगे एनसीईआरटी की लाइंस। किसी को भी किसी भी लाइन में डाउट होगा तो यू कैन फ्रीली आस्क। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर। किस पर वर्क करेंगे? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या दे देंगे, हर एक ऑप्शन में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में एडिटिंग करके दे देंगे बस। तो आपको पता है क्या कि सही आंसर क्या है? हाई टेम्परेचर वाला और हाई प्रेशर वाला। While enzymes get damaged at high temperature, अगर लेकिन हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर को बहुत ज्यादा एक्सीड कर देंगे, यानी कि बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे दिया हुआ है इन्होंने, 40 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा कर देंगे हम एंजाइम का टेम्परेचर। एंजाइम कौन है? जो हम कैटलिस्ट की तरह क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, वही तो कैटलिस्ट होंगे। तो 40 डिग्री सेल्सियस से किसी भी एंजाइम का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो क्या होगा, काम नहीं करेगा, वो डैमेज हो जाएगा एंजाइम। क्लियर है बात इतनी अच्छे से? एंजाइम को आइसोलेट कराया जाता है ऑर्गेनिज्म से हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। तो आपने देखो ये वाली लाइन पढ़ी है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उनसे जो भी एंजाइम लिया जाएगा तो वो एंजाइम उन्हीं की तो बॉडी का एक क्या है, चीज है, पार्ट है। तो कुछ क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर को क्या करते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। और कुछ कैसे होते हैं, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो आपने सबसे अच्छे से क्या पढ़ा हुआ है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, हर कंडीशन को, चाहे कितनी भी हाई वाली हो जाए, चाहे आपकी पीएच वाली हाई हो, पीएच के रिगार्डिंग में हाई हो, टेम्परेचर के रिगार्डिंग में हाई हो, सॉल्ट कंसंट्रेशन में, किसी भी एक्सवाइजेड किसी भी कंडीशन में, कोई बहुत ज्यादा क्या है, हाई वाली कंडीशंस हैं, उनमें क्या पाए जाएंगे, आपके बैक्टीरिया पाए ही पाए जाएंगे। बाकी और सबकी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं डैमेज होने के। ठीक है भाई, वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, वहां का टेम्परेचर कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा या नहीं होगा? तो वॉल्केनो के आसपास भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये सब ने आपने 11th क्लास के सेकंड या हाँ सेकंड चैप्टर में पढ़ रखा है अच्छे से। कौन सा चैप्टर था सेकंड? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किंगडम मोनेरा पढ़ा था सबने, उसमें बैक्टीरिया पढ़ा था। तो उसमें बैक्टीरिया था, कौन से बैक्टीरिया थे ऐसे, ओनली आपकी बैक्टीरिया जो होंगे वो हाई कंडीशंस में पाए जाते हैं। देखो अब इन्होंने वही चीज लिखी हुई है, वहां का जो आपने पढ़ा हुआ है या जिसने नहीं भी पढ़ा हुआ है वो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, तो देख लेंगे। ये organism who normally live under extremely high temperature, examples hot vents, वही है volcano, या कहीं बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर दिया हुआ होगा तो उसकी बात हो रही है। सल्फर स्प्रिंग्स दिए हुए हैं, ये वाले सब क्या होंगे, स्टेबल होंगे और ये अपनी कैटालिटिक पावर को क्या कर लेंगे, वापस से रिटेन कर लेंगे, यानी कि वापस से ले लेंगे अपनी बॉडी में। ठीक है, इवन एट हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर कितना हो जाए, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक अगर टेम्परेचर हो जाए, जस्ट डबल हो रहा है 40 का, जस्ट डबल हो रहा है या नहीं, डबल से भी ज्यादा ही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये अपनी काबिलियत वापस से ले लेंगे अपने अंदर।
थर्मल स्टेबिलिटी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी माना जाता है सभी एंजाइम्स के लिए। और सभी एंजाइम्स की स्पेशली हम किस एंजाइम की बात कर रहे हैं, जो 40 से अबव अगर क्या कर देते हैं हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं उनमें नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और स्पेशली ऐसे कौन होंगे, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। क्लियर है बात अच्छे से, इतना 12th में भी नहीं पढ़ा होगा आपने इसको, है ना, पढ़ रखा है 12th में इतना, बेसिक तो 11th में है। सॉरी 11th में ही पढ़ा होगा आपने, 11th का है ना, 11th में तो बच्चे बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं बायो को, खुद कर लेंगे। केमिकल रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है और देखो इनऑर्गेनिक वाली रिएक्शन दी हुई है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई हुई है किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से कराई हुई है, तो क्या बना हुआ है, बेरियम सल्फेट प्लस वाटर बना हुआ है, देखेंगे इसको। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन कौन सी रिएक्शन मानी जाएगी, कार्बन नहीं है ना इसमें, तो कौन सी मानी जाएगी, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मानी जाएगी। देखेंगे अब ये सभी के सभी एंजाइम्स कैसे हम समझ पा रहे हैं, तो इनके बारे में क्या देखते हैं अच्छे से समझने के लिए केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं। केमिकल कंपाउंड दो तरह के चेंजेस में जाती है, सभी को पता है, ये वाले तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो आप, क्या फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड था, बेरियम हाइड्रोक्साइड से क्या बन गया, बेरियम सल्फेट कर दिया, क्या ऐड करने पर, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर, और वाटर का क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा। फिजिकल चेंज में देखेंगे, बस आपको क्या याद करना है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बेसिकली डिफरेंसेस क्या होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें आपके दो चेंजेस आपको नजर आएंगे, या तो आपको फिजिकल चेंज नजर आएगा, ठीक है, या फिर आपको क्या चेंज नजर आएगा, केमिकल चेंज। कोई भी बातें नहीं करेगा। रोहन आया था आज, अच्छा देखो यहाँ पर फिजिकल चेंज में बताओ क्या होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में फिजिकल चेंज हुआ है। टेम्परेचर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाएगा, या फिर क्या चेंज हो जाएगा, शेप या साइज चेंज हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। शेप समझते हैं, साइज समझते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर समझते हैं। किसको नहीं पता स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड है तो लिक्विड हो गया, लिक्विड है तो सॉलिड हो गया, और भी आगे एंड सो। केमिकल चेंज होगा तो क्या होगा, या तो बॉन्ड्स बन जाएंगे या फिर बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात अच्छे से, देखो पढ़ेंगे। A physical change simply refers to a change in shape without breaking of bonds। यहाँ पर मेन क्या है कि बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे। भाई वाटर से आपने क्या बना दिया, वाटर से आइस बना दिया, ठीक है, और आइस से क्या बना दिया, फिर से वाटर बना दिया, बताओ अब। हाँ वेपर्स भी बन सकते हैं, मैं लिक्विड का एग्जाम्पल ले लिया, तो वो क्या होगा, फिर चेंज तो होगा, सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से सॉलिड बन गया है, क्या हो गया, हाँ उधर से ही दी थी किसी ने। ये फोन नहीं चलाएगा कोई भी,
क्लियर हो गई इतनी चीज? इतनी चीज क्लियर हो गई? तो ये फिजिकल प्रोसेस में आएंगे। और देखो ये रिवर्सिबल है या नहीं है फिजिकल चेंज में, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। देखो अब यहाँ पर यही एग्जाम्पल लिया हुआ है, व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर एंड व्हेन वाटर बिकम्स अ वेपर, these are all physical processes. However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will consider as केमिकल चेंजेस। क्लियर है बात? एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर, ये इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है जो मैंने आपको पहले ही बता दी है पहले ही। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। स्टार्च का हमने क्या कर दिया? हाइड्रोलाइसिस कर दिया। हाइड्रोलाइसिस का मतलब कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर का डिसऑर्डर है। वाटर का ब्रेक डाउन कर देना। वाटर का ब्रेक डाउन कर देना। किसमें हो गया ये चेंज? ग्लूकोज में। देखो वर्ड देखो, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन्स जहां पर भी वर्ड यूज होता है हाइड्रो, तो उसका मतलब क्या होता है? वाटर। लाइसिस का मतलब क्या होगा? हर जगह कहीं पर भी लाइसिस लिखा हुआ क्या होगा? ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन। अभी हमने ये जो सेकेरिड्स पढ़े थे जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये सबके स्ट्रक्चर पढ़े थे, सब में हम बॉन्ड्स बनाते हुए क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे बॉन्ड्स बनाते हुए? वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? वही तो हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? रेट की का फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? थीटा तो नहीं बोलते इसको। इसको क्या बोलते हैं इस वाले साइन को? महिमा इस वाले साइन को क्या बोलते हैं? डेल्टा। हाँ डेल्टा ऐसे और ऐसे यूज होता है। ठीक है, तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी जो दिया हुआ है आपको, ये क्या मतलब है इसका? चेंज है इसका मतलब, चेंज इन प्रेशर देखो स्मॉल टी दिया हुआ है ना, तो टेम्परेचर नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? टाइम आएगा। क्या आ जाएगा? टाइम आएगा यहाँ पर। स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को और कैपिटल टी करता है टेम्परेचर को। याद रहेगा। और रेट को यहाँ पर हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं। कैटलिस्ट पता है तुम्हें दोनों को क्या होता है? बताओ। मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेक करते हैं, बढ़ाते हैं या फिर घटा देते हैं। और ज्यादातर हम कैटलिस्ट कौन से यूज करते हैं रिएक्शन को फास्ट करने। दूसरी रिएक्शन दी हुई है देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज गिव कार्बोनिक एसिड। समझ में आया ये? बताओ इसमें क्या चीज क्या क्या है? एक दो रिएक्शन। कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ना? चलो बताओ, ये कार्बोनिक एसिड है। इस रिएक्शन से आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी? तो मैम कैटलिस्ट है, हाँ कौन सा है कैटलिस्ट? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वेरी गुड।
बाकी तो आपको सब कुछ पता ही है भाई, इधर वाले हैं क्या है, वो रिएक्टेंट्स हैं, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है भाई, रिएक्टेंट्स हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्ट कर रहे होते हैं दैट आर कॉल्ड, और ये प्रोडक्ट है। अगर ज्यादा होता तो प्रोडक्ट्स हम लिख सकते थे। ये क्या है आपका, यही तो मैं पूछ रही थी। कैटलिस्ट है, ये क्या है, कार्बोनिक है ना, कार्बोनिक यानी कि कार्बन वाला है, तो कौन सा कैटलिस्ट होगा, कहाँ होगा इस पे क्लिक, क्या होगा ये यहाँ पर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कैटलिस्ट है वो कौन सा कैटलिस्ट होगा, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होगा या नहीं, ऑर्गेनिक होगा। चलो रीड करेंगे इसको भी। अगर हम इस एंजाइम की एब्सेंस में इस रिएक्शन को देखें तो ये बहुत बहुत ज्यादा क्या होती है, स्लो रिएक्शन होती है। कम से कम यहाँ पर 200 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कार्बोनिक एसिड के बनते हैं 1 घंटे में। कितने, 1 घंटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। हाउएवर बाय यूजिंग दिस एंजाइम, और इस एंजाइम को यूज करने से यहाँ पर कितने बन जाएंगे, 6 लाख बन जाएंगे मॉलिक्यूल्स। कितने टाइम में बनेंगे, सिर्फ 1 सेकंड में। तो बहुत ज्यादा फर्क है या नहीं है भाई, 1 आवर में कितने बन रहे हैं, 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और किसकी, यहाँ पर एब्सेंस में बन रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका, और देखो 1 सेकंड में कितने बन जाएंगे, 6 लाख बन जाएंगे। ये प्रेजेंस की बात हो रही है। बहुत ज्यादा टाइम्स क्या हो गया है, रिएक्शन क्या हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है। क्या हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है। 10 मिलियन टाइम्स फास्ट हो गई है। कितने टाइम्स फास्ट हो गई है, 10 मिलियन टाइम्स। 10 मिलियन तो समझते हैं आप, बहुत होता है या कम होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये आप याद रखेंगे, एक तो 1 आवर में 200, एब्सेंस में प्रेजेंस में 1 सेकंड में इतना, और यहाँ से यहाँ जो हमने क्या देखा है, डिफरेंस देखा है, वो कितना देखा है, 10 मिलियन टाइम्स। तो वो कोई और भी कंडीशन दे सकते हैं आपको, वो क्या भी दे सकते हैं, कोई और कंडीशंस भी दे सकते हैं। तो आपको ये वाली चीजें याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट दी हुई है रिएक्शन, ग्लूकोज की दी हुई है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड बन रहा है विद वाटर मॉलिक्यूल, बन रहा है। ये मेटाबॉलिक पाथवे के कंसिडरेशन में दे रखी है रिएक्शन, जो भी हमने पढ़ा है उसके कंसिडरेशन में नहीं दे रखी है। अब ये देखेंगे इसके नीचे वाला पैराग्राफ, ये पढ़ेंगे आप, इन आर स्केलेटल मसल से। 10th क्लास में साइंस का चैप्टर याद है कौन सा, लाइफ प्रोसेस, उसमें एक पाथवे था, आपने लिखा होगा, एक यीस्ट वाला, एक माइटोकॉन्ड्रिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हाँ एनारोबिक और एरोबिक वाला रेस्पिरेशन पाथ में देखा था, ग्लूकोज से बन रहा था। 3 कंडीशंस थी उसकी, वही 3 कंडीशंस इन्होंने यहाँ रख दी हैं उठाकर, वही है सेम। देखो इन आर स्केलेटल मसल्स, हमारी स्केलेटल मसल्स में अगर एनारोबिक कंडीशंस हो जाए, क्या हो जाए, तो लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। जैसे कोई बहुत दिनों दिनों में क्या करता है, एक्सरसाइज करता है या जिम जाता है या जो कुछ भी करता है, रनिंग वगैरह, तो उसकी बॉडी क्या हो जाती है, अकड़ना शुरू हो जाती है, या नहीं, वो क्यों अकड़ती है, क्यों है? ऐसा क्यों होता है, क्या, हाँ क्यों रहता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है। वो लैक्टिक एसिड क्यों बनता है, एनारोबिक की वजह से क्या क्या होती है कंडीशंस, कौन बताएगा, पता नहीं है किसी को, सेल्स में होता है रेस्पिरेशन।
ठीक, जा रहे हो वहीं पर ट्रैक पर। भाई जब हम रनिंग करेंगे या कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी को यानी कि सेल्स को हमारी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी। ठीक है, उतनी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में उस चीज को कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है जी। और जहां जहां लैक्टिक एसिड बनेगा वहीं वहीं पर आपकी क्या होगी, अकड़ाहट होगी। क्लियर है अच्छे से। देखो अब इसके बाद जब नॉर्मल एरोबिक कंडीशंस हो जाएंगी तो पायरोबिक एसिड बनता है। क्या बनता है, अभी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर तीन चीजें। और यीस्ट में फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है, या फिर यीस्ट फर्मेंटेशन करता है। ये देख लीजिए एक तरीके से तो सेम पाथ में चलता है, लेकिन वहां पर क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। तीनों यही थे वहां पर स्टेप, यही थे ना। ग्लूकोज के पाथवे वाले स्टेप्स, मेटाबॉलिक पाथवेज यही नहीं थे 10th में, याद है कुछ। इसमें भी अब देखो 10th में आपने पढ़ा है, 11th में भी आ गए ये। ठीक है, देखो हाँ उसमें भी है। प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए किन किन कंडीशन में क्या क्या चीजें फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, तीनों कंडीशंस में अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे थे या नहीं। अब जब पूछेंगे ना तो बिना देखे बताएंगे जरा। स्केलेटल मसल में क्या फॉर्म हो रहा था, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सा था, जब हमारे स्केलेटल मसल में ही यहाँ पर कंडीशन क्या लिख देंगे हम, अनारोबिक वाली। कौन सी लिख देंगे, आप कौन सी कंडीशन लिख देंगे, सेम है ये, लेकिन एरोबिक वाली है कंडीशन, स्केलेटल मसल। तो कौन सी होगी, पायरुविक एसिड होगा। क्या होगा, या फिर आप पायरुवेट भी बोल सकते हैं। थर्ड कौन सी है, यीस्ट वाली है। यीस्ट क्या करता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ठीक है। तीनों कंडीशन याद रहेंगी बॉयज। अब देखते हैं, देखो हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स। बेसिकली ये हम एंजाइम्स और केमिकल रिएक्शंस में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंबॉलिक वे में पढ़ लीजिए इसको। एंजाइम था अभी जिसको हम लॉक मान रहे थे, डी था हमारा जिसको हम क्या मान रहे थे, सबस्ट्रेट, और ये दोनों क्या मिलके बना रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे। तो यहाँ पर एस ये दिया हुआ है, यहाँ पर सबस्ट्रेट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट भी बन जाता है किसी किसी कंडीशन में। ठीक है, तो यही चीज बस दी हुई है इन्होंने, बाकी और कुछ नहीं है, वो ये सी एक बार रीड कर लेंगे सब। और फिर एक ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। मैं पढ़ रही हूँ, अच्छे से सुनेंगे इसको। आप तो पढ़ेंगे नहीं, आप तो बातें करना शुरू कर देते हो। इसको समझने के लिए we should study enzymes a little more. We have already understood the idea of an active site. The chemical or metabolic conversion refers to a reaction. The chemical which is converted into a product. जो chemical product में convert हुआ था उसको क्या बोल रहे थे, substrate. Hence enzymes that is proteins with three-dimensional structure including an active site. अगर उसी enzyme की में 3D क्या बना देती, structure बना देती, तो हम ऊपर वहीं पर क्या present होता, एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती। कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ प्रोडक्ट को टी से। ठीक है, इट इज नॉट अंडरस्टूड दैट द सबस्ट्रेट एज हैज टू बाइंड द एंजाइम टू इट्स एक्टिव साइट विद इन अ गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। हमने पीछे क्या पढ़ा था, पॉकेट पढ़ा था, यहाँ पर एक और पॉकेट का नाम दे दिया है, क्या, क्लेफ्ट। क्या दे दिया है, द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पर ही क्या होना है, एंजाइम को डिफ्यूज होना है, यानी कि क्या होना है, डिफ्यूज होना है या फिर बाइंड होना है।
देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन, मैंने बताया था आपको एक बीच में कंडीशन फॉर्म होगी प्रोडक्ट, हाँ कौन सी हुई थी प्रोडक्ट की, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था जिसको हम ईएस कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं या नहीं, वही लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, वही चीजें आनी है सारी। ई एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को हम एक ट्रांजिएंट फिनोमेना भी बोल सकते हैं। अभी हम किसमें देखेंगे, इसको ग्राफ में देखेंगे, पहले ही थ्योरी पढ़ो सब। ड्यूरिंग द स्टेज, इस चीज के यानी कि एंजाइम और जो आपका सबस्ट्रेट था, इससे क्या बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या था, ईएस कॉम्प्लेक्स, सबके रट गया ये। अब यही की बात हो रही है कि इस कंडीशन यानी कि इस स्टेट के दौरान जब सबस्ट्रेट एंजाइम से एक्टिव साइट के थ्रू बाइंड हो रहा था, एक न्यू स्ट्रक्चर बना है किसका, सबस्ट्रेट का, जिसको हम क्या भी बोल सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया ट्रांजिशन स्टेट क्या है, सब देखेंगे अब इसमें ग्राफ में। बुक्स नहीं है आज सबके पास, है ना, देखो बना दूं ये वाला ग्राफ, बना देती हूँ। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस में ये भी आता है ग्राफ, और आपको इसको कंप्लीट करना होता है, कहीं से भी वो ब्लैंक छोड़ देते हैं या फिर लेटर्स दे देते हैं नेम्स की जगह पर, और क्या कर देते हैं, आपको फिर फिल करने के लिए बोलते हैं। तो थोड़ा सा ट्रिकी वाले क्वेश्चंस में आते हैं ये वाले क्वेश्चंस भी। तो जब आपको पूरा अच्छे से क्या याद होगा, ग्राफ याद होगा, तो तभी तो कर पाएंगे आप। ऐसे कुछ ग्राफ दिया हुआ है या नहीं। अब ये देखो, ट्रांजिशन स्टेट सबसे पीक वाली कंडीशन है, क्या है, सबसे पीक वाली कंडीशन है। ये जो एरिया होगा आपका, वो कौन सा एरिया है, एक्टिवेशन एनर्जी का एरिया है, पूरा लिखूं, सबके पास बुक्स नहीं है। ये विद क्या है, एंजाइम है। एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू आई है यहाँ पर, पीक वैल्यू होगी, क्या होगी यहाँ पर, पीक वैल्यू होगी यहाँ पर। तो ये पीक वैल्यू कब आएगी, जब एंजाइम यूज किया जाएगा, और जब एंजाइम यूज नहीं किया जाएगा तो कौन सी होगी, ये वाली होगी फिर। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। और यहाँ पर इस वाली की कंडीशन को क्या बोला गया है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, क्लियर है, इतना इतना काफी है, अब पढ़ेंगे आगे, मैं पढ़ रही हूँ। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग, अगर कोई बॉन्ड बनेगा या टूटेगा तब की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट भी रिलीज हो जाएगा एक्टिव साइट में, या फिर दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट में। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू the so-called transition state structure. There could be many more altered structure states. यहाँ पर और भी क्या हो सकती हैं, दूसरे ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर्स की क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, आगे आप खुद पढ़कर आएंगे, कहाँ से, घर से, ठीक है। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। आपको क्या दिया हुआ है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दिया हुआ है, इससे क्या बन रहा है, ईएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यानी कि जो हमने कॉम्प्लेक्स बनते हुए देखा था वो क्या था, एक बीच की कंडीशन थी, और ये आ जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट वाला प्रोडक्ट ईपी, जो कि आगे अलग चीज में भी टूट सकती है, इनके भी अलग अलग हो सकते हैं। क्लियर है पूरी रिएक्शन, सब बॉयज के, गर्ल्स। कैटालिटिक साइकिल जो है ना एंजाइम की, ये अभी पढ़ेंगे। फिर फैक्टर्स दिए मैं आपको, अभी पीछे हमने पढ़े थे ना फैक्टर्स, बोरिंग लग रहा होगा ना, मम्मा को लग रहा है बोरिंग। देखो टेम्परेचर और पीएच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारा इसमें, क्या है, अगर हम टेम्परेचर और पीएच को शफल कर देंगे यानी कि अब ज्यादा कर देंगे,
तो पूरी रिएक्शन की टाइमिंग्स तो चेंज होंगी होंगी, साथ ही साथ में प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं प्रोडक्ट के चेंज होने पर। भाई पानी लिया है आपने, पानी का टेम्परेचर क्या कर देंगे आप, बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो वाटर वेपर्स। और अगर कम कर देंगे आइस आइस बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो फर्क है या नहीं है, प्रोडक्ट तो अलग बन रहा है ना। सबसे इजी एग्जाम्पल है ये, कोई भी लिख सकता है। बाकी हम एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यानी कि कितना सबस्ट्रेट ले रहे हैं उस पर भी बहुत ज्यादा क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। यहाँ पर टर्म दी हुई है बोल्ड से हुई साके ऑन टॉप। नेक्स्ट पेपर टर्म करेंगे, आपको यहाँ पर आपको एक टर्म दी हुई है इनहिबिशन। व्हाट इज इनहिबिशन? इनहिबिशन क्या होता है फरहा, इंग्लिश का वर्ड है। रिएक्शन को रोकने का मतलब इनहिबिट करना मतलब रोकना। हाँ, यहाँ पर तो हम केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्हीं को रोकेंगे। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई कोई ना कोई काम या फिर कोई ना कोई फंक्शन रोका जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। देखो दोबारा से पढ़ेंगे इसको। The activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme। वही चीजें हैं जो भी हमने पढ़ी हैं कि कैसे कैसे रिएक्टेंट्स को लेकर प्रोडक्ट बाइंड कर रहा है, कहाँ पर बाइंड कर रहा है, किसके थ्रू, एक्टिव साइट के थ्रू। When the binding of the chemical shuts off enzyme activity, जब भी कोई केमिकल बाइंड होते हुए एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, शट ऑफ कर रहा है या शट डाउन कर रहा है, तो क्या हो रहा है, प्रोसेस रुक रहा है। और उसको क्या बोलेंगे, इनहिबिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ये वर्ड किसी भी सब्जेक्ट में रिलेट यूज किया जाए, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रोसेस में यूज किया जाए, इसका मतलब क्या होगा, वो पर्टिकुलर चीज रुक रही है। और केमिकल जो इसमें रोकता है वो क्या होगा, इनहिबिटर। क्या होगा, इसमें हंसने वाली क्या बात है, क्यों हंसी आ रही है? आप सोच रहे होंगे ये तो बेसिक सी चीज है, पता है ये तो हमें बेसिक। भाई अगर वर्ड ही नहीं पता होगा तो आप क्या करते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप इस क्वेश्चन को सॉल्व, अगर ये आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो। अब यहाँ पर जो भी इनहिबिटर क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को रोक रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन सा, inhibition of succinic dehydrogenase by malonate which closely resembles the substrate succinate in structure। कोई ये है आपका सक्सेनिक एसिड है कोई, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, एंजाइम्स का यूज, एक एंजाइम का यूज किया जा रहा है सक्सेनिक डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये मेलोनेट भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मेलोनेट भी दिया हुआ है, वही है रिएक्टेंट्स, वही एंजाइम और सबस्ट्रेट की बात चल रही है। और एक क्या है वहां पर, कैटलिस्ट है यानी कि एंजाइम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये अपना पूरा फंक्शन कर देगा तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ जाएगा वहां पर, जो कि किसका काम करेगा, इनहिबिशन का काम करेगा। और इनहिबिशन का काम क्या होता है, रोकना। तो जो भी बन रहा होगा या टूट रहा होगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब यहाँ पर आपको लास्ट सेकंड हेडिंग में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, किसका, एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर का, इनके एंजाइम्स के नेमिंग्स का। सारे इंपॉर्टेंट है, पहली बात, सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स के तौर पर भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और कोई भी एक उठा कर दे देंगे वो भी पूछा जा सकता है। तो जितनी भी रिएक्शंस दी हुई हैं इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दिया हुआ है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम से पता चल रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दैट मींस रिडॉक्स रिएक्शन में यूज होगा ये। और यहाँ पर डिहाइड्रोजनेसिस भी किसमें यूज होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में ही यूज होंगे। तो यहाँ पर एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है ऑक्सी रिडक्शन को, इनके रिडॉक्स रिएक्शन को, किस किस में, देखो अब यहाँ पर सब्सटेंस रिड्यूस वाला लिया हुआ है, एक तो सब्सटेंस कौन सा दिया हुआ है, रिड्यूस वाला, और दूसरा सब्सटेंस कौन सा लिया हुआ है, ऑक्सीडाइज वाला। तो यहाँ पर सफल हो जाएंगी चीजें, जो पहला वाला
सबस्ट्रेट था वो रिड्यूस था ना, अब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और दूसरा वाला जो रिडक्शन हो जाएगा, दूसरे वाले का रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि वो रिड्यूस हो जाएगा। लिखो यहाँ पर नीड है। अगर कोई लेक्चर देखने लग गया तो वो सुन के कर लेगा नहीं ना। हाँ वो अलग बात है, अगर उसके पास में लिखाओ ना। चलो नाम तो लिख देते हैं बस, हेडिंग लिख देते हैं बस। क्या था आपका? दूसरा क्या होगा, क्या फर्स्ट वाला किस में होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में यूज होगा। दूसरा है ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस नाम से पता चल रहा है क्या कोई चीज ट्रांसफर हो रही है, क्या हो रही है कोई चीज ट्रांसफेरेजेस। तीसरा क्या है आपका, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है आपका, हाइड्रोजनेसिस। हाइड्रोलेसिस है, क्या है, हाइड्रोलेसिस है। ये वर्ड किससे मिलता जुलता लग रहा है, हाइड्रोलाइसिस से। हाँ, हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है, एक तरीके से वाटर का ब्रेक डाउन होता है। तो जहां पर वाटर का ब्रेक डाउन होगा वहां पर कौन से एंजाइम वर्क करेंगे, हाइड्रोलेसिस। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ क्या है, लाइगेजेस। लाइगेज बायो में कहीं पर भी यूज हो क्या काम करेगा, बाइंडिंग का काम करेगा। किसका काम करेगा, लाइगेज का मतलब ही क्या है, अगर डीएनए लाइगेज हो जाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ग्लू। क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ग्लू। नेक्स्ट कौन सा है फिर, आइसोमेरेसिस। क्या है, आइसोमेरेसिस। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आइसोमेरेज, एक फेनोमेना पढ़ा होगा आइसोमेरेज, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है जिस फिनोमेना में, और क्या रहता है डिफरेंट, क्या रहता है उनका स्ट्रक्चर्स। तो वो क्या बोले जाते हैं, आइसोमर्स बोले जाते हैं, और पूरे फिनोमेना को आइसोमेरेज। तो यहाँ पर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, यानी कि डिफरेंट आइसोमर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये लाइगेसेस हमने पहले ही कर लिया। नेक्स्ट है लाइसिस। क्या है, लाइसिस में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगी कोई चीज, क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्या होगी वो देखेंगे, एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट्स के ऊपर से ग्रुप्स का रिमूवल को क्या बोलेंगे हम, लाइसेसिस। और देखो हाइड्रोलाइसिस में भी तो रिमूवल हो रहा था, लेकिन किसका हो रहा था, ओनली वाटर। किसका हो रहा था, सिर्फ। क्लियर है इतना, को फैक्टर्स देखेंगे लास्ट। हाँ को फैक्टर्स लास्ट है बस। देखो किसी भी मूवी में जैसे क्या होता है, को एक्टर्स होते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, को एक्टर्स हैं जो साथ में काम करने वाले हैं। कुछ एंजाइम्स एक या बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं किसी भी नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और उन्हीं को क्या कहते हैं, को फैक्टर्स कहते हैं। और को फैक्टर्स हमेशा एंजाइम से क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, यानी फिर यानी कि जुड़े हुए होते हैं। आया कुछ समझ, यहाँ पर जो प्रोटीन पोर्शन है एंजाइम का उसको क्या बोलते हैं, किसकी बात हो रही थी अभी, पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स की बात हो रही थी। और यहाँ पर जो अटैच होगा, या एंजाइम से कोई चीज अटैच होगी तो उसको क्या बोलेंगे, एपो एंजाइम। को फैक्टर्स में
कोफैक्टर्स में क्या होगा? कोफैक्टर्स में एंजाइम से कोई चीज अटैच होगी तो उसको क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम। क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम से क्वेश्चन आता है। ये 3 तरह के कोफैक्टर्स होते हैं यहाँ पर। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या होगा? प्रोस्थेटिक, हाँ। एक होगा कोएंजाइम और तीसरा होगा मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप देखते हैं, ये भी क्या होते हैं? सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर टाइटली पैक्ड होते हैं एंजाइम से। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स में सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बन के कंपाउंड्स हैं, और इससे क्या अटैच होंगे? टाइटली अटैच कौन होंगे? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम। एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने पेरोक्सीडेज और कैटालेज का, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में क्या हो जाती है? टूट जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला पता है किसी को? H2O2। लिख लो इसको, इसको लिख लीजिए। H2O2 लिख लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। किसमें टूटेगा ये? H2O2 किसमें टूटेगा? H2O plus O2 में नेसेंट ऑक्सीजन, और इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में होगा वो क्या हो जाएगा? नेसेंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर O2 लिखकर बैलेंस कर देते तो वो कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ और हो जाएगा वो, फिर तो H3 बन जाएगा क्या? कुछ और ही बन जाएगा, बस देख लो आप एडजस्ट करके। ये मैं नहीं कर रहा। साकिब लिख लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला लिख लो। और यहाँ पर हीम क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। हीम कहाँ पर है? हीमोग्लोबिन। वेरी गुड। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो हीम है वो क्या है? आयरन। ब्लड से रिलेटेड होता है, यानी कि खाली आयरन नहीं बोल सकते हम। आयरन कंटेनिंग, आयरन भी तो होता है। जैसे कि कोई भी हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, उससे आपकी दो चीजें क्या होंगी? अटैच होंगी। एक तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और दूसरा आयरन। आयरन, आयरन। और सुनो, देखो अभी लैक्टिक एसिड वाली कंडीशन पड़ी थी, एनारोबिक। एनारोबिक किसकी पड़ी थी? एनारोबिक रेस्पिरेशन वाली कंडीशन पड़ी थी अभी। पड़ी थी भाई गर्ल्स। तो उसमें क्या हो रहा था? यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती रहेगी? एक्सचेंज होता रहेगा। क्या हुआ है? बताओ, मुझे अंडू करना है। तो देखो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? ऑक्सीजन की तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑक्सीजन से फिर नेसेंट ऑक्सीजन मत करा देना इसको, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगा, लेकिन अमाउंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जिसकी वजह से ठीक से आपको सांस नहीं आएगा। और देखो जब सांस नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो माउथ होगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा खुल जाएगा, जिससे आप क्या करने की कोशिश करेंगे? आपकी बॉडी क्या करने की कोशिश करेगी? ऑटोमेटिकली हो जाती है वाली चीज, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेगी। नाक से तो जा ही रहा है, साथ में माउथ से भी लेने की कोशिश करेगी। काफी सारे होंगे आप तो मुंह से भी सांस लेते होंगे, नोज से तो लेते ही हैं सब, मुंह से भी तो लेते हैं कुछ लोग, मुंह से लेना भी चाहिए। वो कुछ कंडीशंस होती हैं, हाँ, जब नोज में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर कहीं ऐसी चीज होगी, कोल्ड वगैरह हो जाता है, तो हाँ तब लेना पड़ता है। नहीं, तब भी आपको नोज से लेना चाहिए पूरा अच्छे से inhale करने के लिए। वही तो चीज है बस सारी, अगर आप कर लेंगे तो कोल्ड जल्दी ठीक हो जाएगा। ये मत कहो होता है या नहीं होता है, कभी आज ही हो जाए। सब होता है ऐसे ही। जब भी कोई बोल देगा ना कि हमें ये नहीं होता, तभी हो जाएगा।
जो चीज बताई जा रही है इस पे फोकस करेंगे। हीमोग्लोबिन, अब देखो यहाँ से एक और चीज क्लियर हो जाएगी। अगर आपका हीमोग्लोबिन ब्लड टेस्ट में क्या आया है, कम आया है, ये लास्ट की गर्ल्स, अगर हीमोग्लोबिन ब्लड रिपोर्ट में ब्लड टेस्ट में कम आया है, दैट मीन्स आयरन की कमी हो रही है। और अगर आयरन की कमी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी चलने पर या स्टेयर्स वगैरह चढ़ने पर, जीना चढ़ने पर आपको सांस फूलने लगेगी। नेक्स्ट देखेंगे कोएंजाइम्स, क्या देखेंगे नेक्स्ट, कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, लेकिन यहाँ पर कोएंजाइम जो होगा वो ट्रांजिएंट होगा। इसकी प्रेजेंस जो होगी वो सिर्फ किसके टाइम पर होगी, जब कोई आपका कैटलिस्ट यूज हो रहा होगा। कोएंजाइम्स को फैक्टर्स की तरह सर्व करते हैं, क्योंकि हम को फैक्टर्स में कोएंजाइम्स को पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर अलग अलग एंजाइम्स यूज किए जाते हैं भाई, अलग अलग एंजाइम्स तो यूज किए जाएंगे अलग अलग कैटलिस्ट की फॉर्म में, ताकि अलग अलग क्या हो सके, रिएक्शंस हो सके। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट जो होते हैं कोएंजाइम्स के, वो क्या होते हैं, विटामिन। क्या होते हैं, विटामिन। विटामिन हिंदी में होता है, इंग्लिश में विटामिन, दोनों में ठीक है वर्ड। हाँ विटामिन बोल दो आप, हम तो विटामिन बोल रहे हैं। दोनों वर्ड सही है, लेकिन किसमें क्या बोला जाता है मैंने आपको बता दिया है, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा। कुछ बच्चे ये सोचते हैं जो विटामिन बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं अपने इंग्लिश एक्सेंट का। Am I right? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा। मुझे क्या पता तुम्हें से कौन है, कौन है, जो भी है बस पता है तो। चलते हैं, मतलब कि उसे दूसरी तरीके से बोलते हैं लोग, जैसे कि DATA लिखा रहता है, डाटा। डाटा ही तो हो गया, वो आजकल लोग उसे डेटा बोलते हैं। नहीं बोलते हैं, मेरा फेवरेट मुझे डाटा बोलते हैं। वो गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं। उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, डेटा ही है। हम मोबाइल बोलते हैं, ये भी गलत बोलते हैं, मोबाइल होता है। तो पहली बार सुना। लेकिन अगर हम साइड में बोलने लग जाए, जो सोचेंगे लोग, उसको डिसीज है अस्थमा। अस्थमा नहीं होता, एजमा बोलते हैं, उसे एजमा। टी साइलेंट रहता है, लेकिन लोग नहीं मानते। साइड कर पाते हैं उस चीज को, जबकि डेटा ही होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने विटामिन को बताया, तो प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे होते हैं ऐसे, कितने एग्जाम्पल्स दोगे आप। एक कुरियर होता है, कुरियर होता है, कैरियर होता है, एक Career. होता है, करियर और कैरियर में क्या फर्क है, वेरी गुड। इसकी क्लास के कहाँ से पढ़ा हुआ है विद्या मंदिर वहाँ तो इतना इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा नहीं, मैंने तो इंग्लिश सिखाई है। अच्छा इंग्लिश से किया हुआ है, तो इंग्लिश वाले बच्चों को पता होती है ये वाली चीजें, CBSE बोर्ड वालों को ही पता होती है ये वाली चीजें। चलो इधर देखेंगे, तो बेसिकली आपका कोएंजाइम्स क्या है, विटामिन हैं, क्या है, पूछो। मैं कहाँ करती हूँ कुछ इंसल्ट आपकी, कभी किया मैंने इंसल्ट तुम्हारी, बस फिर बिना बात ही बदनाम किया हुआ है नाम को। आप मेरी वो कर दोगी, मैं आपसे एक सवाल पूछता, ये वो पूछ लो, किसने रोका है, तो पूछ ले। वो फैक्टर्स में हमने क्या क्या देखा है, तीसरी चीज क्या थी, तीसरी चीज क्या थी,
दिमाग से निकल गई। लायंस मजाक उड़ाते रहेंगे हम। देखो अब सारी चीजें हो गई हैं, बस इसका कोएंजाइम का विटामिन्स का क्या रह गया, एग्जांपल रह गया। कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि एनएडी, फुल फॉर्म याद रखनी है। एनएडी क्या रखनी है, फुल फॉर्म याद रखनी है। और एनएडीपी में सी क्या हो जाएगा, फॉस्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बस सेम रहेगी पूरी की पूरी। ये कोएंजाइम है जिसमें विटामिन नियासिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। भाई कोएंजाइम क्या होंगे, विटामिन रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके लिए। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका, एनएडी का। और यहाँ पर एक और है एनएडी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में देखा होगा ये आपने। और यहाँ पर इन चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, नियासिन। अच्छे से पढ़ना है, इसको अंडरलाइन कर लो बुक्स में। ये नियासिन क्या है, विटामिन है। आज से पहले पढ़ा है इस विटामिन का नाम, नो। लास्ट देखेंगे पैराग्राफ। A number of enzymes require, बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको किसकी जरूरत होती है, मेटल आयंस की जरूरत होती है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, जिसके लिए वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं, साइड चेन्स बनाते हैं, एक्टिव साइट्स बनाते हैं सेम टाइम पर। और जरूरी नहीं है कि एक ही क्या होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, वो काफी सारे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बना सकते हैं। किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हेडिंग के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जिसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसके लिए आपका कोफैक्टर कौन सा यूज होता है, जिंक। और जिंक पे कितने ये होते हैं पॉजिटिव आयन, +2। पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला आयन कौन सा होता है, हर जगह पर आयन, मेटल आयन, कैल्शियम। एल्यूमिनियम कैसे यूज हो जाएगा रोहन नहीं वो एलॉय। अर्थ पे इसमें पाई जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा है ना एल्यूमिनियम, तो मुझे वो याद आ गया था। ऐसी बात नहीं है। कौन से भी यूज हो रहा है, हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी यूज हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है। कौन, कैल्शियम आयन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कैल्शियम वाली चीजें सिर्फ आपको हड्डियों में ही ताकत देगी, पूरी बॉडी में ओवरऑल मसल्स में ताकत देगी। तो आपको कैल्शियम की क्या लेने चाहिए, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। आपको कैल्शियम रिच फूड लेने चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। कोई अच्छा सा बता। बादाम मैम चिप्स में भी कुछ मिलता है। इसमें फैट होता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है प्रोटीन के लिए। तुम चिप्स बहुत खाती हो, जब आपकी एज बढ़ेगी ना तब आपको पता चलेगा कि मोटे वाला खा लेते हैं आप। थायराइड जिसको हो जाता है उनको तो खैर होती है बहुत प्रॉब्लम, बाकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें फैट वगैरह ये सब फ्राइड वाली चीजें लेने से प्रॉब्लम होती है। मुझे एक बात बताओ, थायराइड वाला पेशेंट अगर जिम करेगा तो वो जरूरी है कि उसके लिए अब बिल्कुल फ्राइड वाली चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी खाने के लिए। मैं लिमिट में खानी चाहिए। कोई भी डिजीज हो उसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन जिम वाला नहीं होता है, कहने की बात ये है बस। आपका उस डिजीज की वजह से जो भी फैटीग आ रहा है या फिर बॉडी वेट जो बढ़ रहा है, सिर्फ वो कंट्रोल कर सकता है आपका ये जिम करना। जिम करता नहीं होना थायराइड। थायराइड क्यों होता है, दो तरीके से होता है, एक तो पतला कर देता है पूरा और एक मोटा। क्यों होता है, लेकिन मोटा वाला क्यों होता है,
क्या बोलते हैं मोटे वाले को? वेरी गुड, हाइपोथायरॉयडिज्म। एक हाइपर है। क्यों होता है हाइपो वाला? हाइडीन की वजह से हाँ। हाइपर तो कौन सा हार्मोन नहीं बनता? T4 वाला। इसका नाम क्या होता है? टेट्रा आयोडो थायरोडिन। और दूसरा नाम क्या होता है इसका? थायरोक्सिन। बढ़िया पढ़ रहे हैं बच्चे। लास्ट क्या कहते हैं? एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव। अगर पूरी ही इससे आपको रिएक्शन से कोफैक्टर्स को ही निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कैटलिस्ट की जो भी एक्टिविटी है, जो भी फंक्शन है, वो भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चेंज नहीं होगा, खत्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। When the cofactor is removed from the enzyme, एंजाइम से अगर कोफैक्टर निकाल दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कैटालिटिक एक्टिविटी में, किसी भी एंजाइम। क्वेश्चन पूछ लूं? यस मैम। कितना पढ़ाया? सीट कोई बात नहीं, अब बताकर टेस्ट लिया ही नहीं जाएगा। टेस्ट हो या मॉक टेस्ट हो, आपका बताकर टेस्ट नहीं जाएगा। ले लूंगी मैं आपका बायोटेक का टेस्ट। क्यों ऐसा क्यों लूंगी मैं? नहीं मैम ये बात सही है, जिस दिन सारे बच्चे हो ना आप उसी दिन लेना। और मैंने बहुत अच्छे से कंसिडर किया था एक चीज। क्या की थी? क्या मैम? अगर कोई किसी तरीके से किसी भी वजह से क्या कर लेता है, छुट्टी कर लेता है और टेस्ट है उस दिन, तो क्या होगा? टेस्ट तो आएगा उस दिन। बोला था कहाँ जा रहे हो अभी? क्वेश्चन ना पूछो, बैठ जाओ अभी। नहीं हुआ नहीं है अभी टाइम। हाँ रुक जाओ अभी। थोड़ी देर रुक जाइए, 5-6 क्वेश्चन के आंसर याद तो कर लूंगा। क्या कहते हो? भी दे दी मैंने, याद नहीं रही मेरे। मैम कल पूछ ले 5 मिनट दे दीजिए बस, 5 मिनट। मैं कह रहा हूँ मैं रोटी कौन बनाता है रोटी यहाँ से? पाँच में बन जाए। अभी अभी पढ़ाया हमने, तुमसे ही पूछूंगी। अभी अभी पढ़ाया हमने नियासिर, क्या होता है ये? क्या होता है ये? हैंड रेज करेंगे, कोई नहीं बोलेगा। जिसको बताया है वो हैंड रेज करेंगे। अभी अभी बताया है। मैं बोला था हैंड रेज करना है। विटामिन होता है, क्या होता है? तो किसमें यूज होता है? अभी अभी बताया, कोएंजाइम में यूज होगा। हाँ, ये जो आपका क्या था, कोफैक्टर्स थे, इसके कितने ग्रुप्स थे, कितने पार्ट्स थे इसके? 3 थे। एपोएंजाइम क्या था? जो उसके साथ जुड़ता है। चुप रहो महिमा, तुम। महिमा चुप रहेगी, बाकी सब क्या कर सकते हैं आंसर, और एक ये साक्षी चुप रहेगी। You will tell what is an apoenzyme? एपोएंजाइम क्या होता है?
किसमें पढ़ा था? किसमें पढ़ा था एपोएंजाइम? कौन सा पार्ट था वो? एपोएंजाइम में पी आ रहा है ना, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में आएगा। किसमें आएगा? अभी का भूल गया, पीछे का तो और क्या ही पूछूं आपसे। प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं? कौन कौन से? सेकेंडरी में भी अल्फा हेलिक्स एक अमीनो एसिड का एग्जांपल बताएगा साकिब। एक अमीनो एसिड का एग्जांपल बताएगा साकिब। न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर से, कल से। कौन सा ये तो मुझे भी नहीं पता। मेबी ह्यूमन हेल्थ 12th की बुक लेकर आए। स्ट्रक्चर भी बता दो ग्लाइसिन का। नाम बताएंगे। अच्छा मेरे साथ में खेल रहा है। कौन बनाएगा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बोर्ड पर आकर? बॉयज में से कोई नहीं बना सकता? आ जाओ। आ जाओ साक्षी तुम आ जाओ। साक्षी का बोर्ड पर तो आप आ ही सकते हैं। मैं तो कई बार आ चुकी ये मोनोटाइज हो रहा है। कौन बोला? हाँ इसको पहले घबराहट हो रही। अच्छा बताओ चुप रहो। हाँ आर ग्रुप करेक्ट कौन करेगा एक्सेप्ट महिमा? चुप रहो। सही बताइए भैया हल्का सा ही तो लेड उगता है। बॉयज में से कौन बनाएगा? आ जाओ। हो गया याद आ गया। जाओ आ जाओ भाई। शफीक शफीक आ जाएंगे आप। कौन है शफीक? शफीक कौन है यहाँ से? आप कौन है? आ जाओ शोएब। फिर आप पागल हैं जिन्होंने गलत नाम बताया था। जिसने भी बताया था तुमने बताया था तुम ऊपर ले। दूसरा अमीनो एसिड बना दो और उसका नेम भी लिख देना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसके अलावा कोई दूसरा अमीनो एसिड बना दो और उसका नेम भी लिख दो। आप कौन है? मस्टर्ड जैकेट वाले। उमर बी रेडी। याद नहीं हो रहा है मुझे, बॉयज में सारे एक ही जैसा लग रहा है। मेरे याद ही नहीं हो रहा है बॉयज एक जैसे लगे, आपको छोड़ के और रोहन को छोड़ के सारे एक ही जैसा लग रहा है। मंदिरा बैठे हुए तो आंसर करते रहते हो तुम, यहाँ क्यों नहीं बन रहा? कोशिश करो। ये क्या होता है? What is this? I know very well. नहीं नो NH3 तो हो गई नहीं, क्या होएगा यहाँ पर? NH2 और H वाला तो इन्होंने यहाँ पे बना रखा है जिसका नाम ऑलरेडी क्या है? ग्लाइसिन। यहाँ पर आप क्या कर देंगे? CH3 ऐड कर देंगे इसकी जगह, तो ये क्या हो जाएगा? तब होगा एलेनिन का। पढ़ नहीं रहे हैं आप सब घर जाकर, स्पेशली बॉयज। आ जाओ उमर। ये नहीं बनवाना ना मुझे तुम
राइबोस शुगर बना दो, राइबोस शुगर। शुगर बनाते हैं बस यही आया था मेरे को। चलो जो आता है वो बना दो। तुमने कम बोला करो, मैं बता रही हूँ। ठीक है, तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर ठीक है, सिर्फ तुमने यहाँ पर गड़बड़ की है। देखो ओक से नहीं होगा ये बॉन्ड, किससे होगा? बाकी पूरा सही है। जाओ बैठ जाओ। आपने कैसे कुछ बोला था शायद वो इसको आता नहीं था। हाँ भाई गर्ल्स क्लियर है। पेंटोस शुगर कौन बनाएगा? राइबोस या डीऑक्सी राइबोस, कोई सी भी। इसका नाम क्या है? गुंजन। क्यों? आप सलमा इंशा में से महिमा आ जाओ। मैम राइबोस इधर राइबोस बना दो और इधर डीऑक्सी दोनों में ही बना बना दो तुम ही हो बस, होशियार लड़के हैं। डीऑक्सी राइबोस वेरी गुड। दोनों तो भी बनाओगी अब। मैं एक ही बना नहीं उसको कंफ्यूजन है, उसने खुद बोल दिया यही बनाएगी सी अब। साफ बोल दिया मैंने तो यार सही बना रही है वो। बदतमीजी ना कर डरा रही तू अरे ऐसा मत बोलिए। पहले राइबोस कंप्लीट कर। पीछे ये कोई नहीं कमेंट करेगा, बनाने दो उसको आराम से। कम प्रेशर डालो, कम, फिर चलेगा ठीक। राइबोस ठीक है ये वाला स्ट्रक्चर तुम बनाना है ना वो डस्टर ढूंढ रही है। कोई नहीं, पीछे से करते हैं, पीछे से। अरे ये स्ट्रक्चर यही बनेगा ना हाँ स्ट्रक्चर यही बनेगा। सोया चट जाएगा अभी सोया चट डीऑक्सी अगर कभी आप डीऑक्सी राइबोस भूल भी जाए ना तो रफ में कहीं राइबोस बना लेंगे। ठीक बना और भी कुछ बनाना है? एडेनिन का बना दो कोई स्ट्रक्चर, एडेनिन का। सलमा इंशा आप तो लेक्चर्स देख रहे थे, आप कौन है? आ जाओ। एडेनिन का स्ट्रक्चर क्यों नहीं आता? एडेनिन किससे जुड़ता है? सारे तुम दोनों ही बनाओगे। एडेनिन किससे जुड़ता है? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? अब वही तो मैं देख रही हूँ, दोनों ग्रुप में एक आता है, प्यूरिन्स ग्रुप में। ए से क्या, एडेनिन किससे जुड़ेगा? थायमिन से जुड़ेगा डीएनए में, और आरएनए में जुड़ेगा ये रेसिन से। कितने बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। ये भी नहीं पता है गर्ल्स को, तो फिर बोल क्यों नहीं रही हो?
चलो डीएनए की बात हो रही है फिलहाल, किसकी बात हो रही है? साइटोसिन किससे जुड़ेगा? कितने बॉन्ड से? इसमें कोई कंफ्यूजन? एडेनिन और गुआनिन कौन से ग्रुप में आते हैं? और साइटोसिन और ये थायमिन और यूरेसिल पिरिमिडेन्स में। ये फॉस्फेट ग्रुप आता है सबको बनाना? फॉस्फेट ग्रुप आता है किसी को बनाना? कैसे बनेगा बॉयज? घर ही जाना है सबको अब, ठीक है? अब क्या ऐड कर दूं यहाँ पर? OH ऐड कर दूंगी सब जगह पर। ये किसका बन जाएगा? क्या बन गया ये? फॉस्फोरिक एसिड। बायोमोलिक्यूल्स का भी इसी तरह पूरे चैप्टर का कभी भी ले लूंगी टेस्ट, कभी भी। और मेरी बात सुन लीजिए, उसमें मैं आपको रिटन टेस्ट जो लूंगी ना, उसमें ऑप्शंस वाला नहीं दूंगी। उसमें सबसे पहले मैं ऐसा टेस्ट लूंगी जिसमें आपको ये डायग्राम स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे। बायोटेक वाले लोग आप उसमें भी होंगे उसमें तो प्रॉपर ऑप्शंस। इस वाले में नहीं। इस वाले का जब मैं टेस्ट लूंगी तो पूरे के पूरे चैप्टर में जितने डायग्राम्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, पहले उसका होगा टेस्ट। तो आज जाकर ना जिसने बायोटेक अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है वो स्ट्रक्चर्स पे फोकस करेंगे इस चैप्टर के। क्लियर है बात? टाइम तो निकालने से निकलता है।
2 महीने बाद अब की कर रही हूँ